What we were doing in our last class? मैम पहले वाला में ना मैं पार्टनर वाइज स्टॉपेल और था, पार्टनर वाइज होल्डिंग आउट में थोड़ा प्रॉब्लम है। पूछिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है। आ रही थी ना तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मैम, स्टॉपेल मैम सुने ही नहीं थे। ठीक है, शेयर करती हूँ। आगे समझना, पहले गुड्स पर अलग लगेगा, सर्विस पर अलग लगेगा, ठीक है। अब कितना ट्रांजैक्शन होता है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होता है। पहला तो परचेज होगा, ट्रेडिंग उसका परचेज होगा, ट्रेडिंग उसका सेल होगा, दो ट्रांजैक्शन हो गया। कहाँ से हम लोग लास्ट क्लास में किए थे? ऐसे ना टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो गया था। माइनर पार्टनर। ओके, एट विल हो गया था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो चुका था। टाइप ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। म्यूट रखिएगा सब लोग। सनी म्यूट रखिए। तो पहला आप देख रहे हैं एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर यानी हर चीज में एक्टिव। यस मैम। किस किस चीज में आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, यस मैम। होगा, मैनेजमेंट में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, फाइन, यस मैम। प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा। यस अब मैम। बात करते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर की। तो यहाँ पे सारा चीज एज इट इज कर रहा है, बस क्या कर रहा है आपका मैम एक्टिव में मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा है। बाकी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है। लायबिलिटी जो फर्म का डेट का जो है वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है। अब सीक्रेट पार्टनर की बात करें तो ये भी सारा चीज एज इट इज हो रहा है, बस जो जनरल पब्लिक है वो नहीं जान रहा आपके कनेक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड तो खैर शुरू से ही लिमिटेड जान ही रहे हैं क्या होता है। फिर पार्टनर्स एट प्रॉफिट ओनली, नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल। नॉमिनल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग ना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना हम मैनेजमेंट में पार्ट ले रहे हैं, ना हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, सिर्फ हम लोग अपना लेंड कर रहे हैं नाम एंड रेप्यूटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। क्या लेंड कर रहे हैं? ओनली नेम एंड रेप्यूटेशन। समझ आया? बस मैम नाम और रेपुटेशन। नाम और रेप्यूटेशन जस्ट आपका, आप के परिचित हैं। लाइक सनी को मैं जानती हूँ तो आपके बिहाफ या आपको मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपका जो मान लीजिए कोई फर्म है उसको मैं ट्रस्ट करके दे रही हूँ क्योंकि आपका कनेक्शन है उसके साथ, ठीक है। उस फर्म को तो मैं जान नहीं रही हूँ, आपको जान रही हूँ, ठीक है। तो आपको जान रही हूँ तो बस आपकी वजह से या आपके ट्रस्ट की वजह से ही मैं उसको उसके साथ डील कर रही हूँ, ठीक है। तो यू आर जस्ट लेंडिंग नेम एंड रेप्यूटेशन, ठीक है। So he represents himself or knowingly allows himself to be represented as a partner and he become liable to outsider for the debt of the firm, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नाम लैंड किए हैं तो आप लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। लाइबिलिटी आपका एज इट इज रहेगा, यू विल बी लाइबल टू द आउटसाइडर। यानी आउटसाइडर इन द केस, इस एग्जांपल में मैं आउटसाइडर हूँ, ठीक है। मैं अगर डील कर रही हूँ उसके साथ, उस फर्म के साथ, तो आई एम यू आर लाइबल फॉर डेट ऑफ द फर्म, ठीक है। अब ये दो टाइप का बताया गया है, एक स्टॉपल है और एक होल्डिंग आउट है। स्टॉपल की अगर बात करें, द पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स or conduct represents himself as a partner becomes liable to these who advance money to the firm on the basis of such representation. He cannot avoid the consequences of his previous act, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? A person who by his words, words यानी in spoken form or in written form you are accepting that yes I am partner of this firm, ठीक है, or conduct represent himself as a partner, so you are liable all those advance anyone is given to the firm, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, suppose a rich man Mohan is not a partner but he tells Sohan that he is partner in the firm called Cipra Enterprises. On this impression, Sohan sells goods worth rupees 20,000 to the firm. Later on, the firm is unable to pay the amount, ठीक है,
गुड्स दिया लेकिन अमाउंट नहीं दिया फर्म, तो सोहन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मोहन, क्योंकि मोहन ने कहा कि वो उसके रेपुटेशन की वजह से उस फर्म से वो डील किया। ठीक है ना। मोहन हियर किधर गया, हियर मोहन इज अ पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर मोहन क्या है, यहाँ पे पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, अब आगे इसमें उसका क्या फायदा होगा जो नेम फायदा लैंड कर रहा है? फायदा फायदा कुछ नहीं होना है, फायदा कुछ नहीं होना है, बस वो अपना नाम लैंड कर रहा है। नहीं प्रॉफिट एक में ऊपर से वो लायबल भी हो रहा है डेप्ट का। हाँ, लाइबल एक नहीं होता है कि हम जान पहचान है, आप लोग नहीं करते हैं ऐसे, कैजुअली नहीं करते हैं आप लोग कि अच्छा हम इसको जानते हैं कर लो। स्टॉपल का हिंदी क्या होगा मैम? स्टॉपल का हिंदी क्या है, ये टर्म है स्टॉप, पार्टनर बाय स्टॉपल। बस मतलब ये समझ लीजिए कि हम अग्री कर रहे हैं वर्ड से, स्पोकन या रिटन फॉर्म में हम अग्री कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझ आया ना सनी? ये मैम जैसे कि मोहन मैम बोल रहा है, मैम मोहन बोल रहा है कि सोहन मतलब पार्टनर है, ठीक है, तो मैम यहाँ पर गुड्स तो सोहन खरीदा तब पर भी सोहन खरीदा थोड़ा सा, कहाँ है, सेल कर रहा है। सॉरी मैम सेल कर रहा है। Goods worth rupees 20,000 to the firm। ठीक Yes, है, तो फर्म उसको पेमेंट नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, और yes, कुछ नो मैम। मैम मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल यस मैम, कहाँ पे? दिया हुआ है इसमें। ठीक है, बताइएगा, ये पहले कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो ये सब सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई, यहाँ पे ही इज नॉट डिनाइंग, यहाँ पे स्पोकन फॉर्म में वो एग्री हो रहा था, बट यहाँ पे ही डज नॉट डिनाई दिस इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। ठीक है, इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट ही डज नॉट डिनाई, he becomes liable to third party who lend money or credit to the firm on the basis of such declaration। यहाँ पे क्या है, सपोज शिप्रा टेल्स सोहन इन द प्रेजेंस ऑफ मोहन। ठीक है, शिप्रा बोल रही है सोहन को मोहन के प्रेजेंस में कि मोहन आप पार्टनर है शिप्रा इंटरप्राइजेस का, और मोहन वहां कुछ नहीं बोलता है, वो डिनाई नहीं करता है। तो लेटर ऑन सोहन गिव्स अ लोन ऑफ ₹20,000 to शिप्रा on the basis of the impression that Mohan is the partner in the firm fails to repay the loan to Sohan, so Mohan is liable to pay ₹20,000 to Sohan। So here Mohan is a partner by holding out। ठीक है, तो ये है आपका Okay. बच रहा है एक और माइनर एज ए पार्टनर। माइनर में क्या हमने बताया, 18 साल से कम है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में परमिशन नहीं दिया गया है उसको पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करने का। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या क्या पावर दिया जा रहा है, पावर इंस्पेक्ट करने का, बुक कॉपी द बुक ऑफ अकाउंट, ये पावर दिया गया है। एक्टिव पार्ट करने का, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेने का इसको कोई हक नहीं दिया गया है। ठीक है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी, लॉस में भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन जब वो एक बार मेजर हो जाएगा यानी 18 ईयर से ऊपर हो जाएगा तो ही विल हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू द फर्म। ठीक है, कि ब्रेक ऑफ हम ले रहे हैं या फर्म के साथ हम कनेक्शन तोड़ रहे हैं, और अगर वो नोटिस नहीं देता है 6 महीने के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसका सारा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा जैसा मेजर का है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है वो पार्ट लेना शुरू कर देगा। ठीक है, ये था आपका टाइप ऑफ पार्टनर। यहाँ तक मैम मैम कंक्यूएंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में 5th पॉइंट है ना, वो समझ में नहीं आया था मैम, थोड़ा समझा दीजिएगा, कौन सा? बहुत पीछे। कंक्यूएंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन मैम, क्या नॉन रजिस्ट्रेशन? मैम कंक्यूएंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में 5th पॉइंट है मैम, इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम एक्सीडिंग ₹100। 100 रुपये से नीचे का वो क्लेम, मतलब 100 रुपये से नीचे का ही वो क्लेम कर सकता है। अच्छा मैम, ठीक है, उससे ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं ले सकता। ओके। और क्या मोबिलिटी मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल कहाँ पे है? मेरी टॉप लिमिटेड पार्टनरशिप में है मैम।
मैरिड ऑफ लिमिटेड पार्टनर। म्यूट रखिए सनी। विथिन स्टेट होगा तो इसको लगा देना, ये दोनों लगेगा। एक स्टेट से दूसरे ले- स्टेट होगा, इसको लगा देना। किधर? अब हम लॉ में पढ़ा रहे हैं जीएसटी का। फर्स्ट पॉइंट मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। जीएसटी का अकाउंटिंग करना सिखा रहा है, ठीक है। इतना जो कुछ सर बोल रहे हैं मैम। और एक कौन? स्टेट यूनियन टेरिटरी होगा तो क्या लगेगा? आवाज आ रही है क्या आप लोग? बहुत जोर से। यस मैम। देखो हमेशा ध्यान रखना, एसजी एसटी आईजी एसटी एसटी यूटी जीएसटी एक साथ तो हो ही नहीं सकता है। और जब आईजीएसटी लगेगा तो कोई नहीं लगेगा। और जब कोई पढ़ाने के फ्लो में होते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो पिच ऐसा हो जाता है। चले आगे। आप फोकस बस मेरे आवाज पे रखिएगा। मैम हाँ, आपका आवाज कौन सा डाउन है। point? हाँ, आपका आवाज उनसे मैम डाउन। मेरिट में है, मेरिट ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप का फर्स्ट पॉइंट। it enables mobilization of capital from person who do not want to take unlimited risk. हाँ, तो लिमिटेड रिस्क मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ कि अगर आपका लिमिटेड रिस्क है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। ज्यादा आपका रिस्क लेने का मतलब मन है तो आप ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, कम रिस्क लेने का मन है तो फिर आप कम रिस्क करेंगे। ठीक है, तो अनलिमिटेड रिस्क लेने का मतलब नहीं, तो कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि जैसा हमारा मतलब समझिए कि जैसा पॉकेट है उस अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे। ठीक है, हमारा बिजनेस है। यस मैम। और कुछ? बिजनेस में हम क्या करते हैं देख लेना सब। हो गया ना? अब आगे बढ़े हम लोग। और डाउट है अब तक? बेचते हैं किसको? हो गया सबका डाउट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैम नॉमिनल पार्टनर को क्या प्रॉफिट होता है, मतलब क्या, मतलब वो अपना नेम और होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता नॉमिनल। जस्ट एक तरीके से बोले कि जान पहचान है, तो एज अ मीडिएटर काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें कैटेगराइज कर दिया गया कि ठीक है आपका जान पहचान है तो आप ये काम करवा। ठीक है, बेनिफिट नहीं होता कुछ। तो मैम नॉमिनल में उसके जगह पे कोई और अदर काम कर सकता है, जैसे बोले जान पहचान है, अगर वो शामिल ना हो तो। हाँ हाँ, जैसे आपसे मैं भी बाइक जान लेने पहचान है, मानवी से भी जान पहचान है, तो किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। प्रॉफिट कहाँ? प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता ना, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ बिजनेस से लेना देना होता ही नहीं उसका। बस अब उसका नाम और रेपुटेशन होता है, उसका जान पहचान होता है बस। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अपना रेपुटेशन सोच समझ करके यूज करना चाहिए। अब आगे चलते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो सबसे पहले है राइट ऑफ द पार्टनर। क्या क्या हक है? ये पार्टनरशिप एक्ट में आपको क्या क्या राइट दिया गया है? नंबर 1, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। यानी हर पार्टनर को, आवाज मेरी आवाज पे फोकस है सबका? यस मैम। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हर एक पार्टनर को ये राइट दिया गया है कि वो फर्म के बिजनेस में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ठीक है, फर्म के कंडक्ट में, मैनेजमेंट में हिस्सा ले, पहला हक। ठीक है दूसरा, माइनर नहीं लगेगा। नहीं माइनर की बात हो ही नहीं रही है। जो माइनर को तो पार्टनर है, आपको बोला ही नहीं गया है, वो तो जस्ट टाइप ऑफ पार्टनर में आप बोले हैं। मैं तो पहले ही बताई ना, माइनर इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्टनर इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, बस टाइप ऑफ पार्टनर में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो सारे पार्टनर को राइट है कंडक्ट में और ये मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का। सेकंड है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द फर्म। ठीक है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का वो हक है। In case of difference of opinion, the decision has ordinary to be by majority. ठीक है, अगर मान लीजिए सबकी सहमति नहीं हो रही तो जो मेजोरिटी डिसीजन होगा वो डिसीजन ही मान्य होगा। ठीक है, बट वाइटल इश्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट इशू है पार्टनरशिप में, लाइक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, चेंज इन फर्म्स बिजनेस, अल्टरेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब में आपका यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए। यूनानिमस कंसेंट मतलब एक मत का सबका होना चाहिए, सब लोग इस चीज पे एग्री करें। ठीक है, तो ये देख लिए, क्या देखिए कि यहाँ पे हम सारे पार्टनर्स को एक्सप्रेस करने का हक है अपना ओपिनियन। और अगर मान लीजिए डिफरेंस इन ओपिनियन हो रहा है तो जो मेजोरिटी होगा उसका डिसीजन होगा। लेकिन सर्टेन केसेस में, ये सारे केसेस में यहाँ पे हमको यूनानिमस डिसीजन या यूनानिमस कंसेंट की जरूरत होती है। ठीक है,
Next, every partner has right to inspect and copy book of account and record of the firm. ठीक है, हर एक पार्टनर को हक है कि बुक ऑफ, इवन माइनर पार्टनर भी देख रहे थे आप कि बुक ऑफ अकाउंट को वो लोग इंस्पेक्ट कर सकता है. Next, every partner has the right to an equal share in the profit of the firm unless otherwise agreed by the partner. हर एक पार्टनर को हक है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो शेयर करे, तो इक्वल करे, नहीं इक्वल तो फिर जो अग्रीड रेशियो है उस पे. ठीक है. नेक्स्ट, हर एक पार्टनर को ये हक है कि वो रिसीव करे इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस मेड बाय हिम टू द फर्म. तो हम लोग पार्टनरशिप डीड में ही देखे थे कि हर एक पार्टनर चाहे तो कैपिटल के अलावा सर्टेन लोन और एडवांसेस देते हैं. ठीक है. तो अगर आप लोन या एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा आप दे रहे हैं अगर बिजनेस को, तो उस पे आपको इंटरेस्ट भी लेने का हक है. ठीक है. और 6% से कम तो होना नहीं चाहिए. ठीक है. शुड बी 6% अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर. ठीक है. ये वैरी तभी होगा जब आपका पार्टनर मतलब डीड में कुछ अगर और मेंशन है और सारे पार्टनर्स की सहमति है तो कोई प्रॉब्लम. ठीक है. और हाँ, सहमति पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिफाइड? अब मान लीजिए उसको किसी तरीके का नुकसान होता है. ठीक है. तो इंडेमनिफाई मतलब होता है कंपनसेशन. ठीक है. कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति. तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लॉसेस जस्टिफाइड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस. ठीक है. Next, every partner has a right to continue in the firm unless expelled in accordance with the term of partnership agreement. ठीक है. तो every partner has a right to continue the firm. अगर मिसकंडक्ट नहीं किए हुए हैं तो आपको कोई निकाल भी नहीं सकता. ठीक है. और सॉरी, मिसकंडक्ट मैंने क्या कहा, जब तक कोई मिसकंडक्ट नहीं किए हैं तब तक कोई निकाल नहीं सकता. ठीक है. जस्ट आप कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट के अगेंस्ट कुछ जा रहे हैं, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी आपको एक्सपेल किया जा सकता है, और एल्स किसी को निकालने का हक नहीं. ठीक है. नेक्स्ट आपका हक है रिटायर होने का. आपका जब इच्छा है कि हाँ आपको रिटायरमेंट लेना है तो आप प्रॉपर नोटिस दे करके आप सारे पार्टनर्स के कंसेंट से जा सकते हैं. इतना राइट दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट में. ठीक है. परचेज के टाइम में जो आप पेड करते ठीक है. यस मैम. यस अब मैम. आगे बढ़ते हैं. मैम 6 वाला पे चलता है ना. क्या? मेरे की इतना पैसा नहीं लिया, 6 हमारा हाथ पे तोड़ दे. हाथ पे तोड़ देने में बहुत ज्यादा पेनल्टी. अगर आप मान लीजिए सर्टेन लोन्स या एडवांसेस बिजनेस में दे रहे हैं, तो जितना आप एडवांस दे रहे हैं बिजनेस में उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ये आपका हक 6 है. मैम 6. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंडेमनिफाई. अगर खर्चा होता है फर्म के बिजनेस में, ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ द फर्म बिजनेस के अलावा कुछ अलग से अगर आपको कुछ लॉस होता है, खर्चा होता है, ठीक है, तो फिर आपको इंडेमनिफाई किया जाएगा, मतलब वो खर्चा जो बेयर किया जाएगा. एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लॉसेस सस्टेन्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस. फर्म के ऑर्डिनरी जो बिजनेस जो वो करता है उसके वजह से अगर मान लीजिए मतलब उसको अगर लॉस होता है, फर्म की वजह से कुछ उसको लॉस होता है, तो वो इंडेमनिफाई होने का हक है, मतलब कंपनसेट होने का हक है. ठीक है. यस मैम. जैसे एग्जांपल की तरह समझिए कि हम फर्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है. मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया. ठीक है. या फिर गाड़ी के साथ कुछ हो गया, तो वो सब खर्चा कौन बेयर करेगा? तो वो आप बिजनेस से ही वो चीज बेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो ये है राइट टू बी इंडेमनिफाइड. समझ आया? यस मैम. अब आगे बढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर टुवर्ड्स ईच अदर. अब ड्यूटीज क्या है? अब तक तो हक की बात कर रहे थे. अब मेरा काम क्या है? ठीक है. मतलब राइट, अपना हक समझ गए. अब मेरा काम क्या है, मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? तो सबसे पहला तो ऑब्लिगेशन है कि आप जो भी काम करेंगे ऑनेस्टली करें. ठीक है. एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट डिलिजेंटली एंड ऑनेस्टली इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ठीक है. जो भी आप काम करेंगे ये इंश्योर करेंगे कि सारे पार्टनर्स की मतलब अच्छाई हो. फाइन. तो ऑनेस्टली काम करें. नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट इन अ जस्ट एंड फेथफुल मैनर टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. सारे पार्टनर्स फेथफुल मैनर में काम करेंगे.
इसका notes ठीक देंगे है। आप 2 दिन नेक्स्ट के लिए। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी इंटरेस्टेड टू आया ना? ऑथोरिटी इंटरेस्टेड टू हिम कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको जो सर्टेन वर्क एलोकेटेड है ना, वो काम आपको करना है, तो सेम चीज यहाँ पे है, ऑथोरिटी जो इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, उस दायरे में ही आपको काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट, every partner is bound to share the losses of the firm equally unless otherwise agreed। ठीक है, सारे पार्टनर बॉन्ड है, जो मतलब प्रॉफिट तो करते ही है, लॉस भी शेयर करना इसके लिए भी वो बाध्य है। ठीक है, जो भी अग्रीड रेशियो, ये तो नीड नॉट टू बी मेंशन कि जो अग्रीड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही शेयर होगा। नेक्स्ट, every partner must indemnify the firm against losses sustained due to his willful negligence in the ordinary course of बिजनेस। तो अभी हम लोग देख रहे थे जब हक की बात हो रही थी, तो आपको अगर लॉस होता है तो आपको कंपनसेशन का हक है, और अगर आपकी वजह से फर्म को अगर लॉस होता है तो अगेन आपको कंपनसेट करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, तो ये है एवरी पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म अगेंस्ट लॉस सस्टेन्ड ड्यू टू हिज विलफुल नेग्लिजेंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और असाइन हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अदर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और असाइन हिज इंटरेस्ट, यानी आप जो भी फर्म से कमा रहे हैं वो आप बिना किसी पार्टनर के कंसेंट के किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट मेंटेन एंड रेंडर ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट रिलेटिंग टू द फर्म्स बिजनेस। जो भी आप अकाउंट जो भी है वो आप ट्रू बनाएंगे, मतलब उसमें कोई घपला नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, no partner must engage himself in the business in competition with the firm, otherwise he will be liable for any loss suffered by the firm. He will have to surrender his private profit to the firm। यानी आपका जो भी कंपीटिंग है, जो आप जिस पार्टनरशिप बिजनेस में है, उसका कोई कंपीटिंग बिजनेस अगर कोई है तो उसके साथ किसी भी तरीके का आपका मतलब कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, you need not to get engaged in their competing firm। ठीक है, और उस केस में अगर आप कुछ अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या प्राइवेट प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको फर्म को सरेंडर करना पड़ेगा। समझ आया अनुपमा? यस मैम। नेक्स्ट है, मैम फिर से बताए तो। कोई कंपीटिंग फर्म, जैसे मान लीजिए आपका दुकान है किराने का, ठीक है, आपका कनेक्शन उसके साथ है, मान लीजिए सब लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, अब आपके बगल में भी एक किराने का दुकान है। ठीक है, तो Yes, आप ma'am. उसके उस किराने के दुकान के साथ कुछ का मतलब समझिए किसी भी तरीके से कुछ अर्न कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर उधर टाइम देंगे ऑटोमेटिकली कुछ लॉस तो आपका जिसके साथ कनेक्शन है आपका, जिस फर्म में आप ओरिजिनली हैं उसमें तो लॉस होगा, आपका टाइम तो उधर जा रहा है, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी और फर्म के साथ एंगेज नहीं हो सकते किसी कंपनी के साथ। ठीक है। एवरी पार्टनर शुड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी ओनली फॉर द फर्म्स बिजनेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, फर्म के इंटरेस्ट के लिए ही ये लोग यूज करें। मतलब क्या बोल रही थी मैं, एवरी पार्टनर शुड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी ओनली फॉर द फर्म्स बिजनेस एंड इंटरेस्ट, मतलब जो भी फर्म का प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए ही यूज करेंगे, अपने पर्सनल चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। लास्ट है, नो पार्टनर कैन मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ कमीशन ऑन परचेजेस और सेल्स अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इफ ही डज सो ही विल हैव टू सरेंडर द सेम टू द फर्म। ठीक है, कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो ऑब्वियसली सारा फर्म को सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ता है, वैसे सीक्रेट प्रॉफिट भी सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना है आपका ड्यूटीज ऑफ पार्टनर टुवर्ड्स ईच अदर। डन यहाँ तक? अब तुम बता, तुम जीएसटी कितना रिसीव? मैम 10 फिर से बता दीजिए। बताइए श्वेता। अच्छा बता, तुम जीएसटी के लिए कितना रिसीव किए? 28 लाख रिसीव किए ना? एक्सक्यूज मी, तुम टोटल कितना 10 पॉइंट बताइए। अपने आप तुम्हारा कितना है? मैम 10 पॉइंट एक बार में बता दीजिए। वही तो बोल रही है श्वेता, बताइए। जीएसटी तुम्हारा है क्या? तुम कस्टमर से हेलो। हाँ,
और मैम इसमें 10 में यही बोल रहा है ना कि मैम अगर कोई सीक्रेटली कोई प्रॉफिट अगर कोई भी पार्टनर कमा रहा है तो वो कंपनी को मतलब फर्म को पता होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो, या वो सरेंडर करेगा। करेक्ट। किसी भी टाइप का सीक्रेट प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सरेंडर कर देंगे फर्म को। मैम फर्म के थ्रू कमा रहा होता है ना मैम। एक तरह से तो ये मैम धोखाधड़ी ही हुआ कंपनी के साथ। धोखाधड़ी ही हुआ। हाँ, अगर आपका एक तो कमाने का परमिशन नहीं है और अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको फर्म को सरेंडर करना होगा। मैम 6 नंबर नो पार्टनर कंट्रोल और साइन हिज इंटरेस्ट। ये वाला पहले समझा आप दिया। लोग बताइए, पल्लवी आप बताइए। No partner can transfer or assign his interest in the firm to others without the consent of other partner. लेकिन तुम 1,20,000 का पेड किया है ये। मैम इसमें जो भी इंटरेस्ट होगा वो सारे पार्टनर मिलके शेयर करेंगे, और जो भी कमाएंगे आप फर्म से वो आप किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक जब यस मैम। पार्टनर्स के का कंसेंट नहीं मिलता है तब तक। हटा देना, लायबिलिटी को हटा देना, जिसे लायबिलिटी ठीक है। कहा जाता है। इनपुट क्रेडिट टेकन, कितना का इनपुट क्रेडिट लिया है? और कुछ? 60,000 नो मैम। करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टी। ठीक है, अब तू अपने पॉकेट से कितना पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है थर्ड पार्टी की तरफ। तो सबसे पहला है लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज अराइज आउट ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। एजेंसी रिलेशनशिप यानी म्यूचुअल एजेंट, याद है फीचर विकास कुमार, रोल 21। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ पार्टनरशिप कौन सा है? नहीं याद है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से बोल देते हैं, कब याद होगा? इतनी बार रिपीटेशन होने के बाद क्यों नहीं याद रहा होगा? What do you mean by mutual agent? इस पर लोड बढ़ता है जी। बिजनेसमैन पर कोई बोझ नहीं पड़ता, जो कंज्यूम करता है मैम किस एक लाइन विकास कुमार रोल 21। जो कंज्यूम करता है जीएसटी का आप ही बताइए 53। हाँ, सिर्फ कंज्यूमर। मैम और इसमें म्यूचुअल देखो क्या किया ये प्रकाश कुमार, क्या क्या प्रकाश मैम एक मिनट वेट carried by all and any of them acting for all। मैम द लीगल पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनर्स। विश्वास आप भी सही बोल रहे हैं, कंप्लीट करिए। मैम All partners for all, carried the business each Yes, partner ma'am. acting for all, यानी जो है एक दूसरे के लिए लाइबल है, एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं सब लोग एक दूसरे के एजेंट हुए। यही होता है आपका एजेंसी रिलेशनशिप। तो वही है लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी अराइजेस आउट ऑफ द एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, यानी जितने पार्टनर हैं फर्म में वो सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, एक दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार है। पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सीवियरली लाइबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर हैं सब लोग मिल करके डेट ऑफ द फर्म के लिए लाइबल है। थर्ड पार्टी कैन रिकवर देयर ये होगा देन लिखा हुआ है देयर ड्यू फ्रॉम एनी वन पार्टनर और फ्रॉम ऑल द पार्टनर। ठीक है, जिससे आप डील किए या तो उससे भी अगर निकलवा ले तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी पार्टनर से भी आप रिकवर कर सकते हैं। इन केस द एसेट ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू मीट द क्लेम ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर विल बी यूज्ड टू सेटिस्फाई सच क्लेम। ठीक है, पता ही है कि अगर मान लीजिए जो फर्म का एसेट है वो सफिशिएंट नहीं हो पाया तो इन लोगों का जो पर्सनल एसेट है उससे भी वो लोग क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। The firm will be responsible for any loss sustained by third party due to a wrongful act of any partner. ठीक है, फिर the defaulting partner will in turn be liable to the firm and other partner. जो defaulting partner है वो partners के लिए भी liable है और firm के लिए liable है। तो जो भी लॉस उसकी वजह से होगा वो उसको भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये है लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? उसको पेमेंट कर दिया सरकार को। मैम थर्ड पार्टी कस्टमर हुआ है।
हाँ, कोई भी हो सकता है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, कस्टमर हो, क्रेडिटर्स हो, ठीक है। मतलब आपके बिजनेस और पार्टनर के अलावा जो भी बाहर वाला है वो थर्ड पार्टी ही कहलाता है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर थर्ड पार्टी को आपके फर्म में किसी पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम होता है तो वो आप लोग सबसे अपना जो जो भी अमाउंट है वो लगान recover- वसूलेगा। क्या लगान वसूलेगा। हाँ, लगान इज डिफरेंट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। अब ये इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड मतलब एक तो होता है एक्सप्रेस, यानी आप बोल करके, जैसे डीड वगैरह ये सब आप एक्सप्रेस करके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ठीक है, अपना एक दायरा बनाए। इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर मतलब ऑटोमेटिकली लॉ में ये चीज दिया हुआ है कि ये आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना ही करना है, लाइक टू बाय एंड सेल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। आपको लॉ ने ये हक दिया हुआ है कि आप फर्म के बिहाफ पे कोई भी गुड्स सेल या खरीद सकते हैं फर्म के बिहाफ पे। सेकेंड हक दिया गया है टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड वेयर नेसेसरी टू प्लेस द स्टॉक इन ट्रेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट टू रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड इशू वैलिड रिसिप्ट फॉर द अमाउंट सो रिसीव, ठीक है। आपका जो भी आप बोरो करेंगे या फिर कुछ भी रिसीव करेंगे तो वो आप वैलिड रसीद देंगे। मतलब समझिए कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेस के बिहाफ पे कौन करेगा? पार्टनर्स ही करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली लॉ को ये पावर दिया, लॉ की तरफ से उनको पावर मिला हुआ है कि ये सब वो काम कर सकते हैं। चाहे चेक ड्रॉ करना हो, चाहे आपका किसी को एम्प्लॉय करना हो, ये सारा पावर आपको एज अ पार्टनर दिया गया है, ठीक है। समझ गए? ये सब है इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट है कौन कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो आपको लॉ की तरफ से नहीं दिया गया, लाइक जो आर्बिट्रेशन क्लाउज आप देखें, ठीक है, वो आप अपने मन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म टू आर्बिट्रेशन, ये आपको बाकी सारे पार्टनर से लेना ही पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा। फिर कोई क्लेम अगर आपको किया गया है, ठीक है, या फर्म कोई क्लेम की हुई है तो कोई एक पार्टनर अपने मन से उसको वापस नहीं ले सकता, ठीक है। कोई भी अपने मतलब समझिए कि किसी भी पार्टनर को ये हक नहीं कि वापस ले लेके, ठीक है। फर्म जो की है मतलब सारे पार्टनर्स का के तरफ से ये हो रहा है, तो कोई एक भी इसको वापस नहीं ले सकता। नेक्स्ट, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में अगर कोई मान लीजिए कोई चीज वापस लेना है, सूट वगैरह वापस लेना है तो वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यहाँ पे पोर्शन है, दोनों में डिफरेंस क्या देखिए, यहाँ पे या पोर्शन, यहाँ पे है कि कोई भी सूट अगर आप वापस नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, टू एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, कोई भी लाइबिलिटी मान लीजिए कोई आपको क्लेम किया है तो वो भी आप मतलब खुद अकेले एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, आप कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, ठीक है। जो भी होगा बैंक मतलब बिजनेस का जो अकाउंट है उसी के ऊपर होगा, ठीक है। टू एक्वायर एंड परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे लैंड वगैरह है, ठीक है, तो वो एक्वायर या परचेज नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। नेक्स्ट, टू ट्रांसफर और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द फर्म, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना है तो वो भी आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत होगी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना है तो भी सारे पार्टनर्स की जरूरत होगी। ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, मतलब लॉ आपको ये सब परमिशन नहीं दिया हुआ। टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, किसी पार्टनरशिप में इंटर होने का भी है, जिससे भी आप इंटर करेंगे तो न्यू एडमिशन वगैरह का सर्टेन प्रोसीजर होता है ना, ये आप देखे होंगे, ठीक है। सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत होती है, ये चीज है आपका नो इम्प्लॉयड अथॉरिटी। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैम एक बार सी बताइए ना, सी पॉइंट सी। हाँ, कोई भी केस अगर फाइल हुआ है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, केस वापस नहीं ले सकते। सूट मतलब केस हुआ मैम। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लिए थे कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना दोनों दो बातें हैं,
ठीक है। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना मतलब कोई एक पार्टनर है जो छोड़ के जा रहा है, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब पूरा का पूरा काम ही खत्म हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अलग अलग मोड है। तो यहाँ पे बात हो रही है फर्म के डिसोल्यूशन की। तो सबसे पहला है बाय एग्रीमेंट, कि अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला है कि बाय म्यूचुअल कंसेंट से, पार्टनर्स के सारे म्यूचुअल कंसेंट से आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व with the mutual consent of all the partners in accordance with the terms of the agreement, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय नोटिस। तो नोटिस तो हम लोग देख लिए हैं कि अगर पार्टनरशिप एट विल में भी देखे थे कि फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग to other partner indicating his intention to dissolve the firm. In such a case, the dissolution takes place with effect from the date mentioned in the notice. If no date is mentioned, the firm would be dissolved with the effect from the date of receipt of the notice by other partners. When such a notice is given to other partner, it cannot be withdrawn without their consent. ठीक है। तो जब तक कंसेंट नहीं होता तब तक हम डिसॉल्व नहीं करते। तो नोटिस मतलब क्या, आप सारे पार्टनर्स का रजामंदी ले रहे हैं, तो एक नोटिस दिए, उसके बाद सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा तो फिर आप डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिसॉल्व करना मैम क्या चीज को बता रहा है? खत्म करना, पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म बंद करना। हाँ, बंद करना। अच्छा। नेक्स्ट है आपका कंटिंजेंट डिसोल्यूशन। देखिए कंटिंजेंट मतलब होता है सिचुएशनल। आई होप सब लोग लिख भी रहे हैं। कंटिंजेंट डिसोल्यूशन मतलब क्या हुआ, सिचुएशनल। ये सब में से कोई अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से हमको पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना पड़ा। क्या क्या, टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल का बिजनेस था, ठीक है, 5 साल का पार्टनरशिप था, वो खत्म हो गया, ठीक है, तो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। काम जो था, पर्पस था, यहाँ टर्म की बात हुई है, यहाँ पर्पस या प्रोजेक्ट वो पूरा हो गया। किसी पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है। ऑन द एजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, एजुडिकेशन मतलब कोर्ट डिक्लेयर कर दिया किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन यानी ऐसा सिचुएशन आ गया कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा, ठीक है। अब आगे आइए कंपलसरी डिसोल्यूशन। मतलब ये सारे केसेस में कंपलसरली पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप फर्म को खत्म होना पड़ता है। कौन कौन सा केस, अगर कोई पार्टनर या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करार हो जाए, ठीक है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे बिजनेस अनलॉफुल हो गया, ठीक है, या इलीगल करार हो गया कोई बिजनेस, तो वो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया। फिर डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट की बात करें तो कोर्ट कब डिक्लेयर कर देगी डिसॉल्व कर दो या खत्म कर दो अपना बिजनेस, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, ठीक है, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, ठीक है, कोई अगर गिल्टी हो गया मतलब किसी टाइप का मिसकंडक्ट कर रहा है। मिसकंडक्ट मतलब क्या हुआ, किसी टाइप का वही घपला वगैरह अगर कर रहा है तो सही से काम नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अलग पॉइंट है और यहाँ ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलग पॉइंट है, ठीक है। अगर आप किसी तरीके का ब्रीच मतलब कोई तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो ब्रीच कहलाता है, तोड़ना कहलाता है, एग्रीमेंट को तोड़ना। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अगर आप तोड़ रहे हैं तो अगेन कोर्ट आपको बोलेगी कि आप इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, when the partner unauthorizedly transfer the whole of his interest or share in the firm to the third party। तो ऊपर ही हम देख लिए कि आपको आप ऐसा नहीं कर सकते, इंटरेस्ट या शेयर आप जो भी कमा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को आप नहीं दे सकते, ठीक है, और वो भी अनऑथराइज्ड, तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस। तो लॉस के अलावा हमारा बिजनेस समझिए चल ही नहीं, मतलब चल ही नहीं रहा है, प्रॉफिट दे ही नहीं रहा है, जब से सेटअप हुआ है तब से कंटिन्यूस लॉस ही लॉस मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी कोर्ट आपको बोल देगी कि भाई शट इट डाउन। नेक्स्ट है व्हेन इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अब शट डाउन करने या डिसॉल्व करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है। तो जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब क्या हुआ कि फर्म को डिसॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो हम लोग को डिसॉल्यूशन थ्रू कोर्ट से परमिशन लेके हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक था डिसॉल्यूशन थ्रू कोर्ट। अब ये बचा है आपका लास्ट टॉपिक, सेटलमेंट अकाउंट ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये छोटा सा है। सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम जब डिसॉल्व होगा बिजनेस तो ऑटोमेटिकली कहाँ से निकलेगा,
ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि पहला जो भी बिजनेस में जो प्रॉफिट है, पहले तो प्रॉफिट से पैसा निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का लॉस है, 50,000 मेरा प्रॉफिट में पड़ा हुआ है पैसा, तो पहले तो प्रॉफिट से निकलेगा। फिर उसके बाद पूरा नहीं हो पाया है तो कैपिटल से निकलेगा। उसके बाद पूरा नहीं हुआ है तो जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो मतलब जैसे पार्टनर का 1:1 के बेसिस पे अगर हो रहा है, तो मान लीजिए लॉस अभी भी बचा है कवर करना 50,000। ठीक है, तो 25 एक पार्टनर, 25 दूसरा पार्टनर। ठीक है, इस तरीके से पैसा निकलेगा। यानी पहला सीक्वेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, देन कैपिटल, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब किसको किसको मिलेगा सेटल होने के बाद? तो सेटल होने के बाद मिलना है थर्ड पार्टी को। सबसे पहले थर्ड पार्टी का जो भी आप कर्ज वगैरह लेकर के रखे हैं वो पहले सेटल करिए। फिर पार्टनर्स जो आपका लोन और एडवांस दे रहा है आपके बिजनेस में, उसका सेटल करिए। फिर अगर बचता है तो फिर आप देंगे जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सारे पार्टनर्स का, वो रिटर्न करेंगे। फिर अगर बचता है जो प्रॉफिट शेयरिंग अगर रेशियो जो है उस अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा सारे पार्टनर्स। ठीक है, तो किसको किसको दिए? पहले थर्ड पार्टी को, फिर लोन एंड एडवांस वाले को, फिर जो लाइबिलिटी, फिर आपका जो है कौन सा कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है आपका, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इतना था आपका कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, सारा चीज पता हो गया होगा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर, लिमिटेशन, प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आप पार्टनरशिप का उठा लीजिए, सारा बनता है। मैम उसमें कंपल्सरी डिसॉल्यूशन ऑफ थ्रू कोर्ट में मैम था ना, ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मैम उसका मतलब क्या था? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो आप तोड़ रहे हैं, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप परमिशन ले लीजिए कोर्ट से और डिसॉल्व कर लीजिए। इस पर जीएसटी तुम रिसीव करोगे किसी से? इस ठीक पर है, तुमको इनपुट का क्रेडिट नहीं। पीडीएफ सबके पास है, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिकली हम लोग पहले ये सारे से डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्विच करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? फेरा फेमा फेरा फेमा से पहले कुछ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है शायद। बनाने के टाइम में मुझे लगा था नहीं, मैंने पेड किया था कुछ परचेज करने के टाइम। सिलेबस देखना हम लोग का है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेकंड मॉड्यूल तो किसी के पास नहीं होगा, फर्स्ट मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड मॉड्यूल बचा है। सेकंड मॉड्यूल नहीं दे रहा मैम मिलेगा सेकंड मॉड्यूल? मैम कॉलेज में गया पीडीएफ आपको मिल रहा है ना? तो नहीं दिया था, बोला कि यही है। पीडीएफ तो मैं तो भेज ही रही हूँ ना आप लोग। तुमने सरकार को टैक्स दिया सेल के टाइम पीडीएफ मॉड्यूल में तो सर सेल तो नहीं भी होगा तो मैं भेज दूंगी आपको। नेक्स्ट आपका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इस 2 लाख का जो इनपुट होगा उस पर जीएसटी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट लेने के लिए उस गुड्स को सेल करना, उस पर जीएसटी देना कंपलसरी है। जिस गुड्स का आप क्रेडिट देख लोगे जैसा होगा फेरा फेमा या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दोनों में से कोई एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। आपको जीएसटी देना कंपलसरी है, तब आपको उसके इनपुट का आपको क्रेडिट मिलेगा। वो समझे? इस 2 लाख के गुड्स पर आपको जीएसटी दे रहा है सरकार को सेल करने के लिए। रिया बताओ मुझे, आवाज नहीं जा रहा है। अब ये बताओ, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 1 रुपया जीएसटी तुमको कलेक्ट होगा जी किसी से? बस उस पर आउटपुट पर जीएसटी तुम कलेक्ट किए नहीं, तो इनपुट पर उसका क्रेडिट तुमको नहीं मिलेगा। ड्राइंग कर लिए, कुछ ड्राइंग कर लिए, अब इसको जीएसटी तुमको कलेक्ट होगा यहाँ पर, उसका इनपुट पर तुमको जीएसटी नहीं, 18,000 का नहीं है। तो बच गया कितना का गुड्स? 6 लाख। ये 6 लाख के गुड्स को आपने सेल किया नहीं, तो इसके आउटपुट पर आपने जीएसटी कलेक्ट किया, तो इनपुट पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो समझे? हाँ, हाँ सेल, जीएसटी हमेशा सेल पर लगता है भाई। चलिए रोल 1।
2, हम उसको प्रेजेंट मैम 3, 6 लाख रुपए उसको कितना से 4, 15 लाख से प्रेजेंट मैम 4 5, 5 present मैम। रिसीव होगा 6, प्रेजेंट मैम 6। 7, 1,80,000 8, कैलकुलेट कर 9, 10, 11, 1,80,000 यस 12, मैम 11 12, दोनों चीज होगा 13, 14 15, Yes, 16, ma'am. 90,000 में ये तुमको 16, मिलेगा मैम 17, कितना 72 मिलेगा 18, 19, 30,000 20, 21, प्रेजेंट 22, मैम 21 21 22, 23, 24, Present, ma'am. 24. 25, 25 yes मैम 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33. Yes, ma'am. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Yes, ma'am. 40. 41, 42, 43, यस मैम 40 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, ma'am. 54, 55, प्रेजेंट मैम 55 56, Yes, ma'am. 56. 57, मैम 58, 59, 60, 61, 62, Yes, ma'am. 62. 63, 64, Yes, ma'am. 64. 65, 66, 67, 68, बना दें 57 अभी बोल रहे हैं बोले थे मैम उस टाइम 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 कहाँ हैं सब लोग कितने लोग आए हुए हैं 80, 81, 81. Yes, ma'am. 81. 82, 83, Ma'am, 68 छूट गया. 68. 84, 85, 86, 87, मैम 82 मैम 82 88, 89, 90, 91, मैम यस मैम 91 89 हेलो okay, 91, 92, यस मैम 91 Yes, ma'am. 92. 93, 94, 95 हो गया सबका Ma'am, 68 हो गया. 8 भी हो गया है ठीक है थैंक यू सी यू नेक्स्ट क्लास थैंक यू मैम एक बार रीडिंग दे के आएंगे सब लोग ठीक है थैंक यू Okay, madam. Thank you.